हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा 8th चैप्टर लागत की अवधारणा, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को हल किया था। अब हम चलते हैं इस पाठ्य पुस्तक के कौन से प्रश्न लेकर, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न लेकर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न, जो कि ये है कि परिवर्तनशील लागत और स्थिर लागत के कोई दो उदाहरण बताइए। हमने बात की थी कि परिवर्तनशील लागत कौन सी होती है कि जो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, जबकि स्थिर लागत कौन सी होती है जो उत्पादन बढ़ने के साथ भी स्थिर रहती हैं। तो जो फर्म है उसको इस प्रकार की लागतें वहन करनी होती हैं। तो स्थिर लागतों में कौन कौन सी होती है, तो आपको इस तरीके से इसका आंसर पूरा लिखना है कि स्थिर लागतों में उत्पादन की मात्रा के साथ साथ परिवर्तन नहीं होता, जबकि परिवर्तनशील लागतों में क्या होती है, वो घटती बढ़ती रहती है। तो स्थिर लागतों में जैसे कि हमने बताया था कि जो हमें एक बार यदि हमने प्लांट लगा दिया, एकदम यदि फर्म ने अपना उत्पादन स्टार्ट किया या नहीं किया, उसको ये वहन करनी ही पड़ेगी, भवन, किराया, प्रबंधक का वेतन। और परिवर्तनशील लागत का आपको उदाहरण देना है जैसे कि कच्चा माल, क्योंकि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ेगा घटेगा। इसके बाद है बिजली। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है स्पष्ट और अस्पष्ट लागतों में भेद कीजिए। तो हमने बताया था कि स्पष्ट लागतें जो कि हिसाब किताब में शामिल की जाती हैं, ठीक है, और अस्पष्ट लागतें जो कि हिसाब किताब में शामिल नहीं की जाती। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। आप इसका उदाहरण भी दे सकते हैं, ठीक है। जो कि स्पष्ट में जैसे दे रखी है कच्चे माल पर व्यय, ब्याज की अदायगी, सबको हम क्या करते हैं, हिसाब किताब में शामिल करते हैं ना। जबकि उद्यमी के स्वयं के श्रम का मूल्य है, स्वयं की पूंजी है, फर्नीचर है, गाड़ी है, इसको हम क्या करते हैं, हिसाब किताब में शामिल नहीं करते, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध को बताइए। तो हमने ये वक्र बनाया था, आपको याद है, ये हमारा औसत लागत वक्र है, ये हमारा सीमांत लागत वक्र है। तो इसी प्रकार से आपको औसत लागत वक्र और सीमांत लागत वक्र का ये वक्र बनाना है। फिर देखना है कि जब औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत भी घटती है, लेकिन सीमांत लागत के घटने की दर औसत लागत के घटने की दर की तुलना में अधिक होती है। जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत भी बढ़ती है, लेकिन सीमांत लागत के बढ़ने की दर औसत लागत के बढ़ने की दर की तुलना में अधिक होती है। जहाँ औसत लागत न्यूनतम होती है वहाँ AC बराबर क्या होते हैं, MC। तो इस प्रकार से आपको ये डायग्राम के साथ इसका आंसर देना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अवसर लागत किसे कहते हैं। तो बच्चों, अवसर लागत का मैंने आपको बताया था कि उत्पादन का एक साधन है, उसको ही वर्तमान में बनाए रखने के लिए, अर्थात उसकी वैकल्पिक आय भी तो होती है। जो वैकल्पिक आय वो त्यागता है वही क्या कहलाती है, अवसर लागत कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है उसका उत्तर कि उत्पादन का एक साधन है, एक से अधिक वैकल्पिक उपयोगों में लाया जा सकता है। किसी भी साधन को उसके वर्तमान उपयोगों में लगाए रखने के लिए उतनी न्यूनतम राशि प्रतिफल के रूप में अवश्य चुकानी होगी जितनी वह अन्य सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक उपयोगों से अर्जित कर सकता था। अन्य जगह वो अर्जित कर सकता था तो वो तो हमें उसको चुकाना ही होगा, यही उसकी अवसर लागत कहलाएगी। इसे वैकल्पिक आय भी कहा जाता है, ठीक है बच्चों। कि हमें क्या देना होता है, उसे न्यूनतम राशि देनी पड़ती है ताकि कि वो हमारे पास काम करता रहे। तो इसे ही हम बोलते हैं अवसर लागत, और आपको इस तरीके से इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को समझाइए। तो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के बारे में हमने बताया था कि वो कैसा होता है, लिफाफा वक्र होता है, कि जो बहुत सारे अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के स्पर्श से बनता है, और वही युवाकृति का होता है। आपको इसी तरीके से इसका उत्तर लिखना है। फिर आपको ये LAC बनाना है, मैंने बताया था ना, और इसमें क्या करना है, बहुत सारे SAC बनाने हैं इस तरीके से। तो ये बहुत सारे SACओं को अपने अंदर समाहित कर लेता है, इसीलिए ये लिफाफा वक्र भी कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको SAC बनाना है, बहुत सारे यहाँ पर लिफाफा वक्र आपको इस तरीके से बनाना है। आप इसके लिए बुक को भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि युवाकृति का होता है, इसे लिफाफा वक्र कहते हैं, जो कि अनेक फर्मों के अल्पकालीन औसत लागत वक्रों के स्पर्श से बनता है। तो इसके साथ आपके लघुत्रात्मक प्रश्न खत्म होते हैं। अब हम बढ़ते हैं निबंधात्मक प्रश्नों की तरफ, जिसका पहला प्रश्न है लागत की अवधारणाओं को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो आपने जो भी लागतें पढ़ी हैं, कौन कौन सी लागतें पढ़ी हैं हमने, सबसे पहले हमने सामाजिक लागतें पढ़ी थी, वर्गीकरण पढ़ा था ना, आप वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सामाजिक लागतें जो कि परोक्ष रूप से वहन करनी पड़ती है समाज को, जैसे कि प्रदूषण, धूल, धुआं, तो वो कौन सी लागतें होती है, सामाजिक लागतें, जिन्हें वास्तविक लागतें भी कहते हैं। आपको इस तरीके से उसका उत्तर लिखना है, इसका पूरा वर्णन करना है। उसके बाद अवसर लागत जो
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि उत्पादन के साधन को वर्तमान में बनाए रखने के लिए जो न्यूनतम राशि देनी होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, अवसर लागत, और ये वैकल्पिक आय भी कहलाती है। तो इस प्रकार से आपको अवसर लागत के बारे में लिखना है। फिर मौद्रिक लागत जो मुद्रा के रूप में खर्च किया जाता है वही क्या होती है, मौद्रिक लागतें। उत्पादन के साधनों को मुद्रा के रूप में जो दिया जाता है वही क्या होती है, मौद्रिक लागतें। तो आपको मौद्रिक लागतें लिखनी है। भूमि को हमको क्या देना होता है, लगान देना होता है, पूंजी को ब्याज देना होता है, श्रम को मजदूरी देनी होती है, प्रबंधक को वेतन देना होता है, उद्यमी को लाभ देना होता है। तो इस प्रकार से ये मौद्रिक लागतें होती हैं। इसके बाद आप बताएंगे लेखे के आधार पर। तो लेखे के आधार पर दो होती है, स्पष्ट और अस्पष्ट। तो स्पष्ट कौन सी होती है, जिसका कि हिसाब किताब किया जाता है, लेखे में जिसको शामिल किया जाता है वो कौन सी होती है, स्पष्ट, जैसे कच्चा माल, मजदूरी आदि। इसको व्यक्त लागतें भी बोलते हैं और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद होती है अस्पष्ट या अव्यक्त लागतें। तो इसमें आपको लिखना है कि जो लेखे के में हिसाब किताब में शामिल नहीं होती, जैसे कि उद्यम के स्वयं का श्रम का मूल्य, इसके अलावा उस स्वयं की पूंजी, गाड़ी, फर्नीचर। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। ये पांचों लागतों को आपको इस क्वेश्चन में बताना है और जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, अब जो अगला प्रश्न है वो क्या है, निबंधात्मक। आपको ये सारणी दी होगी, मैंने आपको बताई थी ना जब पढ़ाई थी कि ये सारणी आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न में भी दी हुई है। आपको इसको सॉल्व करनी है। तो मेरे हिसाब से तो आपने इसको सॉल्व कर ली होगी कि किस तरीके से हम कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि आपको सारे सूत्र याद होने चाहिए। सूत्र यदि आपको याद है तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करें इसको। यहाँ पर आपके सामने क्यू दे रखा है, यहाँ TFC। बच्चों यहाँ पर आपको TC दी हुई है, ना कि आपको TVC दी हुई है। तो आपको TC दी हुई है, TFC दी हुई है, तो आपको TVC याद करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा था TC बराबर TFC प्लस TVC, यही पढ़ा था। तो यदि हमें TVC याद करनी है तो हम TVC के लिए क्या करेंगे, TC में से TFC को घटा देंगे, यही करेंगे। तो ये TC है, इसमें से हम TFC को घटाते हुए चले जाते हैं। तो 20 में से 20 0, 30 में से 20 10, 38 में से 20 18, 44 में से 20 24, 49 में से 20 29, 53 में से 20 घटाएंगे तो कितने आएंगे बच्चों, 33, और 59 में से 20 घटाएंगे तो आएंगे 39। तो इस प्रकार से आपको करनी है। फिर इसके बाद आती है AFC। तो AFC का सूत्र क्या था, TFC में हमें क्या भाग देना है, Q का। याद होने चाहिए आपको सारे फॉर्मूले। TFC में हमें भाग देना है Q का। तो TFC ये है, इसमें हम Q का भाग देते चले जाएंगे। 20 में 0, 20 में 1, 10, 20 में 3 का भाग देंगे तो 3 6 18, लगभग ये आएगा। 20 में 4 का भाग देंगे तो लगभग आएगा 5, 20 में 4, 20 में 6 का 6 3 18, और वही 3.34। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम AFC ज्ञात कर लेंगे। अब ABC के लिए हम क्या करेंगे, सूत्र याद होना चाहिए आपको। ABC के लिए हमें TVC में Q का भाग लगाएंगे। ठीक है, TVC का है ये रही, अब इसमें Q का भाग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर डैश 10 में जो TVC है उसमें इसका भाग लगाएंगे 1 का, 10, 18 में 2 का, 9, 24 में 3 का, 8, 29 में 4 का, तो 4 6 का 24, 4 7 28, 10 बचे, 4 दूनी 8, 20, 7.25। उसके बाद हम भाग लगाएंगे, 29 में लगाया था अभी हमने, अब 33 में 5 का भाग लगाएंगे तो 5 6 का 30, 5 6 का 30। ठीक है, 6.6। 39 में 6 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, 6 5 30, 6 6 36, 30 बच गए, 6.5। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम ABC निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, SAC ज्ञात करना है। तो इन दोनों का टोटल हमने बताया था, AC बराबर क्या होता है, AFC प्लस AVC। चाहे तो हम इसमें TC में Q का भाग देकर भी हम AC ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इन दोनों को टोटल करके करेंगे, डैश 10 और 20 30, 10 9 19, और इन दोनों को करेंगे तो 8 6 14.67। इसके बाद 7.25 और 5 7 12.25। इसके बाद 4 6 10.6। इसके बाद है हमारा 9.84। तो इस प्रकार से हम SAC भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको अच्छे से देख भी पा सकते हैं कि पहले कैसे होती है, घटती हुई, फिर उसके बाद बढ़ने लग जाती है। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, अब इसके बाद हम ज्ञात करते हैं SMC। तो SMC कैसे ज्ञात करेंगे हम, जो TC है उसमें होने वाला परिवर्तन। हमने यही देखा था ना, SMC का सूत्र क्या होता है, डेल्टा TC बटे में डेल्टा Q। तो इसमें परिवर्तन देखेंगे तो पहले 20 हुआ, फिर 10 का परिवर्तन हुआ,
फिर 8 का परिवर्तन हुआ, फिर 6 का हुआ, फिर 5 का हुआ और फिर 4 का हुआ और उसके बाद 6 का परिवर्तन हुआ। तो इस प्रकार से ये हमारी आ गई एसएमसी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें निकालनी है, किस प्रकार से एबीसी निकाली है, किस प्रकार से हमने एसएसी निकाली है और किस प्रकार से हमने एसएमसी निकाली है। याद रहेगा आपको, आप ये टेबल पूरी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। आशा है कि आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे आगम वक्र की। आगम वक्र विभिन्न बाजारों में किस प्रकार से होते हैं और ये होते क्या हैं, कैसे हम आगम ज्ञात करते हैं। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।